ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए। टू कपल्ड कॉइल connected in series have an equivalent inductance of 16 millihenry or 8 millihenry depending on the interconnection, full stop. Then the mutual inductance between the coil is ठीक है, बात समझ में आ गई कि यहां पे दो कॉइल हैं और दोनों कॉइल कैसे कनेक्ट हैं, ठीक है, सीरीज में। अब कितनी कंडीशन हो सकती है सीरीज में? दो कंडीशन। पहली कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? L1 प्लस L2 प्लस क्या होगा? 2M, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ठीक है। सेकंड कंडीशन में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या हो सकता है? L1 प्लस L2 माइनस क्या हो सकता है? तो बोला है कि दो कॉइल कनेक्ट हैं सीरीज में अपने डिपेंडिंग ऑन देयर कनेक्शन, अपने कनेक्शन के अनुसार। तो दो कनेक्शन हो सकते हैं यहाँ पे पॉसिबल सीरीज, ठीक है, सेम पोलरिटी, और सीरीज इन क्या होगा? अपोजिट पोलरिटी। तो यहाँ पे सेम पोलरिटी में क्या होगा? कितना वैल्यू है उसमें देखिए, जिसकी वैल्यू ज्यादा है कितना है? 16। तो 16 कब आएगा? जब सीरीज में होंगे। और सेम पोलरिटी में और अपोजिट पोलरिटी में कितना आएगा? समझ में आ रहा है ना, कल पढ़े थे नहीं? तो दो पॉसिबल कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं। अब इनको क्या करना है? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे? यहाँ पे कैंसिल। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8। दोनों का सम कितना आ जाएगा? 4। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मिली हेनरी आ जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात? उसको नोट करिए जल्दी से। फाइंड इट्स इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। तो इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा? निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या देखोगे? इसकी पोलरिटी। तो पोलरिटी कैसी है? सेम। तो सेम पोलरिटी में क्या होगा यहाँ पे? तो सेम पोलरिटी में L1 प्लस L2 प्लस क्या होता है? 2M। तो 4 प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1। तो 4 प्लस 9 इंटू 2 इंटू 1, 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 15। तो ये कितना हो जाएगा? ये 15 ना, 15 हेनरी इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। हेलो, ठीक है। तो यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे बनाएंगे? अब यहां पे देखो, इसमें H लिखा है क्या या M लिखा है क्या? यदि M लिखा हुआ है 0.5 तो समझ जाओ म्यूचुअल इंडक्टेंस है। यदि M भी नहीं लिखा है, H लिखा है, तो हेनरी में किसकी वैल्यू होती है? म्यूचुअल इंडक्टेंस की होती है। तो मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, तो इसमें H लिखा है ना इसमें M लिखा है, सिर्फ 0.5 लिखा है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है। ये क्या है फिर? कपलिंग कोएफिशिएंट है। बात समझ में आ गई? तो जब वो कपलिंग कोएफिशिएंट है तो इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आप कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फार्मूला तो यही होगा इसके लिए, एडिटिव पोलैरिटी में। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? m की वैल्यू कल क्या पढ़े थे? ठीक है, तो k की वैल्यू कितना रखोगे? 0.5, और 4 इंटू क्या हो जाएगा? 9। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो ये होगा 0.5 इंटू 2 इंटू क्या होगा? 3। तो 6 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे 4 प्लस 9 प्लस 2 इंटू क्या आएगा? 3। तो क्या निकाला हमने? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के फिर उसको यहाँ पे कैलकुलेट किए तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 प्लस 4 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा? ये 19 हेनरी हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो।
ठीक है। तो यहां पे क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ लो कि टू कपल्ड कॉइल हैं, टू कपल्ड कॉइल हैं और उनका जो सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है, इस प्रकार से टू कपल्ड कॉइल होंगी यहां पे ऐसा, और दोनों का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना है, यहाँ पे इक्वल है, और इनमें जो कपलिंग कोएफिशिएंट है वो कितना है, 0 पॉइंट है। तो दोनों कॉइल के टर्न्स, इसका टर्न्स होगा N1, इसका टर्न्स होगा N2, तो इनमें N1 और N2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो अपने को पता है कि जो इंडक्टेंस और टर्न्स में क्या रिलेशन होता है, तो इंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है N स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस, कल पढ़े थे नहीं ये, ठीक है। तो यदि अपन देखें कि यदि अपने को रिलक्टेंस की वैल्यू को मान लेंगे कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो दोनों का इंडक्टेंस कैसा है, L1 इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, L2 इज इक्वल टू 0.6 है। तो यदि हम देखेंगे कि N1 इज इक्वल टू N2 होना चाहिए फिर, है कि नहीं। यदि दोनों का इंडक्टेंस सेम है तो कब होगा, जब दोनों के टर्न सेम होंगे। तो दोनों के टर्न सेम होंगे तो यहां पे N1 अपॉन क्या आ जाएगा, N1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/1, यानी क्या आ जाएगा 1, तो कितनी वैल्यू आएगी 1 आएगी, बात समझ में आई। तो आपको ये कब बनेगा, जो अपन पढ़े हैं जब वो आपको याद होगा कि टर्न्स और इंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, दोनों के इंडक्टेंस बराबर हैं तो दोनों के टर्न्स बराबर हैं, सेल्फ इंडक्टेंस दोनों के बराबर हैं तो दोनों के टर्न्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो उनका रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे क्या निकालना है आपको, कपलिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। तो क्या निकालने बोला है यहाँ पे, कपलिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू को निकालने बोला है, सिंपल है, के की वैल्यू को निकालने बोला है, तो क्या होगा, ठीक है। तो m की वैल्यू रख दो, m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहाँ है 16, ये कितना है 20 और ये कितना है 80, तो 20 इंटू 80 कितना होगा 1600 है, 1600 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे 16 और 40 का रेशियो कितना आया 0.4, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, सिर्फ 0.4 लिखेंगे उसको, है ना। द शेप ऑफ BH कर्व, द शेप ऑफ BH कर्व पढ़े थे, फॉर एयर गैप इज, द शेप ऑफ BH कर्व फॉर एयर गैप इज, एयर गैप जो अपन पढ़ते हैं, एयर गैप का BH कर्व कैसा होगा बताओ, एयर गैप का BH कर्व कैसा होगा। तो एयर जो होती है, ये भी पढ़े थे, H पढ़े थे, माइनस H पढ़े थे, माइनस B पढ़े थे, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल का अपन ऐसे पढ़े थे ना, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा है ना। एयर का कैसा होता है, तो एयर का होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो एयर का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और कहां से पास होता है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु है ओरिजिन है तो उससे पास होता है, आई बात में। मीन्स एयर जैसे मैग्नेटाइज होगी वैसे ही क्या होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जैसे कोई कॉइल बनाते हैं अपन, ऐसा ये कॉइल के सराउंडिंग्स में इसके चारों तरफ क्या है, एयर है, तो क्या बोलेंगे एयर कोर कॉइल, ठीक है। तो एयर कोर कॉइल का BH कर्व पूछेगा या एयर गैप का BH कर्व पूछेगा तो ऐसा ही होगा, जैसे वो मैग्नेटाइज होगी वैसे ही वो डिमैग्नेटाइज होगी। तो उसमें नोट करिए BH कर्व ऑफ एयर, BH कर्व ऑफ एयर इज a straight line passing through the origin, ठीक है, passing through the origin,
मूल बिंदु से वो होकर गुजरती है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पढ़िए कि क्या बोल रहा है कि एक कॉइल है, ठीक है, और उसमें एक निश्चित नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एक कॉइल है, इसके टर्न्स की संख्या क्या है? सर्टेन है, निश्चित है। मान ली इसके n1 टर्न्स हैं, ठीक है। तो इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या है? लैम्डा। क्या होगा ये? L1 अपॉन R1 होगा, ठीक है। तो इसका टाइम कांस्टेंट भी निश्चित होगा, लैम्डा वन L1 अपॉन क्या होगा? वो R1 होगा। आगे क्या बोलता है कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। अब यदि इसके टर्न्स हैं यहाँ पे n1, तो अब इसके टर्न्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे n2, तो ये क्या हो जाएंगे? 2n1 हो जाएंगे। तो बोलता है कि अब इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा, ये टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? तो यदि हमको टाइम कांस्टेंट को निकालना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं, ठीक है, तो इसके इंडक्टेंस की वैल्यू में क्या चेंज हो जाएगा और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हमको पता है कि जो इसका इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? 2n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस होता है। तो रिलक्टेंस के बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे, तो रिलक्टेंस को क्या मान लिए? कांस्टेंट। तो इसमें जो L2 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? N2 स्क्वायर होगा, ठीक है। अब N2 स्क्वायर यानी कि 2n1 लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे इसको यहाँ पे? 2n1, क्योंकि N2 किसके बराबर है? डबल किया टर्न्स को। तो 2n1 का क्या होगा? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 4n1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये तो पता चल गया कि इसका इंडक्टेंस कितना हो जाएगा। अब क्या पता करना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस होता है रो L बाई ए, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? टर्न्स को डबल कर रहे हो, तो टर्न्स को डबल कर रहे हो तो वायर भी तो डबल लगेगा, लगेगा नहीं? तो वायर की लेंथ क्या हो जाएगी? यहाँ पे डबल हो जाएगी। तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ की क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि लेंथ यहाँ पे कंडक्टर की थी L1, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो यहाँ पे कंडक्टर की लेंथ क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी 2L1 हो जाएगी, है कि नहीं? तो लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसमें जो टाइम कांस्टेंट होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? तो क्या आएगा? ये डबल हो जाएगा। बस समझ में आई? तो इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, है ना, इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये क्वेश्चन। तो आंसर क्या आएगा? टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो जैसे अपन पढ़े थे, कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक उसी तरह जो इंडक्टर होता है ये भी क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो इंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कहां पर स्टोर होती है? तो जो ये इंडक्टर है, ठीक है, इस इंडक्टर से जब करंट फ्लो होती है तो इसके सराउंडिंग्स में क्या सेटअप होता है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस में सेटअप होती है? स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड में, नॉट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में स्टोर नहीं होती है। कहां पे होती है? मैग्नेटिक फील्ड में। आप बोलोगे यहाँ से तो करंट फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे इंडक्टर जो है वो एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता है, एनर्जी को खर्च नहीं करता है। सिर्फ यहाँ पे वन टाइम मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको मेंटेन रखने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए आपको। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ वन टाइम्स उसको प्रोड्यूस्ड करने के लिए क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि इंडक्टर जो है वो पावर कंज्यूम नहीं कर, सॉरी, एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। तो इसलिए किसको टिक करना है आपको? इंडक्टर में एनर्जी कहां पे स्टोर होती है? मैग्नेटिक फील्ड में। बात समझ में आ गई? तो उसमें नोट करिए, पहले उसमें लिखिए इंडक्टर में एनर्जी उसके सराउंडिंग, उसके चारों ओर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड में
सराउंडिंग उसके चारों ओर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है। ठीक है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में स्टोर नहीं होती है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में स्टोर नहीं होती है। इसका मैग्नीट्यूड हाफ एल आई स्क्वायर जूल होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? हाफ एल आई स्क्वायर जूल होता है। तो एल की वैल्यू किस में रखना है आपको? हेनरी। आई की वैल्यू किस में रखना है आपको? एम्पियर। ठीक है, तो एल की वैल्यू को हेनरी और आई की वैल्यू को एम्पियर में रखना है। इज 2000 watt the time constant of the coil is। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे क्वेश्चन पूछा है। अब यहां पे जो ये कॉपर लॉस होता है, ये कॉपर लॉस क्या होता है? तो इसको क्या बोलते हैं? आई स्क्वायर आर। ठीक है, ठीक है, आयरन कोर कॉइल है, उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो एनर्जी कितनी है? तो अभी पढ़े एनर्जी कितनी स्टोर होती है? हाफ एल आई स्क्वायर। ये एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, क्या निकालने बोला है? टाइम कांस्टेंट। क्या होता है वो? तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? एल। वहां से क्या मिल जाएगा आपको? आर। कि इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू बोला है कितनी है? 1000 जूल। कितनी है? 1000 जूल। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या होगी? 2000 अपॉन आई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे रख देंगे इसकी वैल्यू 2000 अपॉन आई स्क्वायर। यहां से आर की वैल्यू निकालो। कॉपर लॉस कितना बोला है आपको? 2000। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2000 अपॉन आई स्क्वायर। तो 2000 अपॉन आई स्क्वायर, दोनों कैंसिल, तो कितना आया? 1 सेकेंड। तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड आएगा। ठीक है, 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 100t। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है यहाँ पे, और एक दिया है यहाँ पे 10 माइनस 10 माइनस 100t। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो समझ में आया ये? तो इसको अपन कैसे निकालेंगे? तो अपने को पता है कि जब अपन स्विच को क्लोज करते हैं t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, तो करंट क्या होती है? वहां फ्लो होती है। किसी भी इंस्टेंट पर करंट कैसी होती है? तो एक्सपोनेंशियली राइज होती है। ठीक है, तो अपन पढ़े थे एक्सपोनेंशियली राइज होने का इक्वेशन क्या था? ठीक है, ये पढ़े थे अपन। और Im आपको बताया था कि Im की वैल्यू क्या होती है? तो V बाई क्या होती है? ये R होती है। ठीक है, तो V बाई क्या हो जाएगा? R। तो 100 नहीं 10 है, 10 बाई क्या हो जाएगा? 1 माइनस e की पावर। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम तो अपने को दिए हैं, किसी भी इंस्टेंट पर टाइम तो t ही रहेगा। अब किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी? लैम्डा की। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? L बाई आर। तो L बाई आर का मतलब क्या हो जाएगा? तो L की वैल्यू कितनी है? 0.01 बाई 1, तो यही रहेगा। तो ये आ जाएगा 0.01। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 1 माइनस e की पावर, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 100, तो 100t हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो 10 माइनस 10 e की पावर माइनस, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉकल्टी करंट, तो कई बार मान लीजिए एडी करंट नहीं लिखा है, फॉकल्टी करंट लिख दिया है, तो फॉकल्टी करंट और एडी करंट दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये एडी करंट होती क्या है? तो यदि मान लीजिए कि ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, और इसमें आयरन की एक सॉलिड कोर है, सॉलिड यानी ठोस कोर है। ठीक है, तो आयरन की एक सॉलिड कोर है, ठोस कोर है। अब इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं? अपन घुमाते हैं। एन और एस पर क्या बनाएंगे? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इनका। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में अपन क्या करते हैं? आयरन की कोर को रोटेट करते हैं, आयरन की कोर को घुमाते हैं। तो जब इस कोर को यहाँ पे घुमाएंगे तो क्या करेगी? वो इस फ्लक्स को काटेगी, तो इसमें क्या इंड्यूस्ड हो जाएगी? ईएमएफ। तो ये जो आयरन की कोर होती है, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं,
है ना, वो क्लोज पाथ में इस प्रकार से बने होते हैं। तो इस तरह से अपन देखेंगे कि इसमें जो करंट होती है वो करंट इस तरह से लूप में फ्लो होगी, क्लोज लूप में। क्लोज लूप दिख रहा है सबको? तो इस क्लोज लूप में क्या करेगी, करंट जो है वो सर्कुलेट होगी, ठीक है, अलग अलग पाथ में। कोई करंट इस पाथ में सर्कुलेट होगी, कोई इस पाथ में सर्कुलेट होगी, ऐसे सर्कुलेट होगी। तो जो भी करंट, याद रखिए, कहीं पे भी हो, जरूरी नहीं हो आयरन की कोर में हो, कहीं पे भी है, और वो एक क्लोज पाथ में क्या कर रही है, सर्कुलेशन कर रही है, तो उस करंट को क्या बोलेंगे, एडी करंट, ठीक है। तो एडी करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भंवर, भंवर धारा बोलते हैं इसको। तो पानी में भंवर बनता है, देखे हो पानी का भंवर, देखे होगे सब, है ना, इस तरह से बनता है, नहीं गोल गोल ऐसा खींच लेता है कोई, इसमें डूब जाता है ना। तो वैसे ही ये भी जो करंट है कैसी बनती है, लूप में बनती है ऐसा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एडी करंट। तो कहीं पे भी लूप में यदि करंट बन रही है, फ्लो हो रही है, तो उस करंट को क्या नाम दिया जाएगा, एडी करंट बोलेंगे, ठीक है। अब ये करंट करेगी क्या, तो ये जो करंट है इस कोर में आई स्क्वायर आर लॉस करेगी, ठीक है। यानी आई स्क्वायर आर क्या होता है, पावर होती है, पावर लॉस करेगी। तो इसके कारण क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड होगी, कोर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मशीन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, इंसुलेशन पंचर हो सकता है। तो ये जो, और मशीन की एफिशिएंसी भी क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए इस एडी करंट को क्या करना पड़ेगा, अपने को कम करना पड़ेगा। तो इस एडी करंट को कम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एडी करंट है ये उत्पन्न क्यों हुई है, क्योंकि इसमें क्या इंड्यूस्ड हुई है, ईएमएफ, और इस जिस पाथ में वो सर्कुलेट हो रही है उस पाथ का क्या होगा, रेजिस्टेंस, करंट वैसे ही निकालोगे, है ना, ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे यदि हमको एडी करंट लॉस को कम करना है तो हमको इस करंट को कम करना पड़ेगा। इस करंट को कैसे कम कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, बात समझ में आई। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। कोर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो एडी करंट क्या होती है, डिक्रीज होती है, और एडी करंट लॉस भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अब क्वेश्चन है कि भाई हम रेजिस्टेंस को कैसे इंक्रीज करें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये अपनी कोर है, ये मान लीजिए आयरन की कोर है, तो इस कोर को क्या करेंगे, ऐसा पीसेस में डिवाइड कर देंगे, ऐसा टुकड़ों टुकड़ों में इसको काट देंगे। तो ऐसा पीसेस में इसको डिवाइड किए, ठीक है। अभी जो एक पीस है उस एक पीस की थिकनेस कितनी रखेंगे, तो इसकी थिकनेस अलग अलग मशीन में अलग अलग होती है। जो 3 mm से 0.6 mm, 0.3 mm से कितनी हो सकती है, 0.6 mm, अलग अलग मशीनों में अलग, किसी में 0.3 होगी तो सभी 0.3 की रहेंगी, यदि 0.5 है तो सभी 0.5 की रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से पीसेस में क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, सभी पीस को अलग कर लेंगे। अलग करके इंसुलेटिंग मटेरियल, सुने होंगे वार्निश होता है, तो वार्निश क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है ना, लिक्विड होता है, तो उसमें उसको डिप कर देंगे और उसको फिर निकाल के क्या करेंगे, ड्राई कर देंगे, सुखा देंगे। तो सबके ऊपर में इंसुलेटिंग मटेरियल वार्निश की कोटिंग आ जाएगी। वापस से सभी लैमिनेशंस को क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे, ऐड करके यहाँ पे कोर बनाएंगे। तो अपन देखेंगे कि इन दो टुकड़ों के बीच में, एक टुकड़ा ये है, दूसरा ये है, क्या आ जाएगा, इंसुलेटिंग वार्निश आ जाएगा। इन दोनों के बीच में इंसुलेटिंग वार्निश आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे जो ईच पीस है, प्रत्येक लैमिनेटेड पीस है, अब सबके ऊपर क्या हो गया, वार्निश का लेमिनेशन आ गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, लैमिनेटेड पीस बोलेंगे। तो ईच लैमिनेटेड पीस और अदर लैमिनेटेड पीस के बीच में क्या आ जाएगा, इंसुलेटिंग वार्निश। तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली इंसुलेट हो जाएंगे। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, है ना, एरिया ऑफ वन सिंगल पीस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यदि एरिया डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है, तो एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एडी करंट, तो एडी करंट लॉस भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। तो उसके लिए हम लैमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। तो इस कोर को क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे लैमिनेटेड कोर बोलेंगे, ठीक है। या फिर एक फेरिट मटेरियल होता है, फेरिट मटेरियल। तो ये जो फेरिट मटेरियल होता है इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है भी, बट कुछ वहां पे एलॉयज को मिलाया जाता है जिससे कि उसको बोला जाता है फेरिट मटेरियल। तो ये जो फेरिट मटेरियल है
ठीक है, इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इसका हाई होगा तो क्या होगा? एडी करंट क्या हो जाएगी? लो। तो एडी करंट लॉस भी क्या हो जाएगा? लो। तो उसमें अपन किसका यूज कर सकते हैं? फेरिट मटेरियल का यूज करते हैं। तो कई बार ऐसे पूछेगा कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में कोर किसकी बनाई जाती है? तो फेरिट मटेरियल की, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम है। तो हाई फ्रीक्वेंसी में एडी करंट लॉस क्या होता है? ज्यादा होता है। जितनी हायर फ्रीक्वेंसी एडी करंट लॉस उतना ज्यादा होगा। तो हमको कम करना है तो हम हाई रेजिस्टिव मटेरियल का यूज करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें नोट। रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है ना? देखो क्या होता है ना, आपको पूछेगा एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं? सबको पता है लैमिनेटेड कोर का यूज करते हैं, लेकिन आपको उसकी बेसिक में आना है। आपको बोलेगा एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, कोर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, कोर के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं। लेमिनेशन का नाम ही नहीं लिया वहां पे, तो फिर वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे ना, अरे लेमिनेशन करते हैं, या तो लेमिनेशन लिखा ही नहीं है। ठीक है, या लिख दिया लेमिनेटेड कोर का यूज नहीं करते हैं, सामने लिख दिया लेमिनेटेड कोर और लास्ट में छोटा सा लिख दिया नहीं करते हैं। तो आप तो सामने देखिए लेमिनेटेड कोर, पट से टिक लगा के आ गए। तो पूरा पढ़ना है सेंटेंस को। ठीक है, तो बहुत सी चालाकी होती है ना, पेपर बनाने वाला आपके दिमाग से खेलेगा ना वो। ठीक है, तो उसमें नोट करिए, इसमें लिखिएगा जब किसी आयरन की कोर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, जब किसी आयरन की कोर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, या अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो फ्लक्स के वेरिएशन के कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। तो फ्लक्स के वेरिएशन के कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। और क्लोज लूप में करंट सर्कुलेट होती है, क्लोज लूप में करंट सर्कुलेट होती है। इसे एडी करंट कहते हैं। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है फोकल्टी करंट, एडी करंट नहीं लिखेगा, उसको पता है, सबको पता है एडी करंट, फोकल्टी करंट लिख देगा। बहुत कम लोग जानते हैं फोकल्टी करंट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो फिर वहां पे भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो याद रखिए। ठीक है, अब उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एडी करंट के कारण कोर में आई स्क्वायर आर लॉस होता है, कोर में आई स्क्वायर आर लॉस होता है। इससे मशीन का टेम्परेचर राइज होता है, मशीन का टेम्परेचर बढ़ता है। इससे मशीन का टेम्परेचर राइज होता है, मशीन का टेम्परेचर बढ़ता है। एंड एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, एंड एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए आयरन कोर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, आयरन कोर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, या हाई रेजिस्टिव मटेरियल
फेरिट मटेरियल का यूज करते हैं, या हाई रेजिस्टिव फेरिट मटेरियल का यूज करते हैं, या हाई रेजिस्टिव फेरिट मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के कोर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, कोर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए उसे 0.3 से 0.6 mm, कोर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए उसे 0.3 से 0.6 mm थिकनेस के पीसेस में, टुकड़ों में डिवाइड करके इंसुलेटिंग मटेरियल वार्निश से लैमिनेट करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल वार्निश से लैमिनेट करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल वार्निश से लैमिनेट करते हैं। फिर इन सभी लैमिनेशंस को ऐड करके, फिर इन सभी लैमिनेशंस को जोड़ करके, ऐड करके, इन सभी लैमिनेशंस को जोड़ करके, ऐड करके कोर बनाते हैं, कोर बनाते हैं। इसे लैमिनेटेड कोर कहते हैं, कोर बनाते हैं, इसे लैमिनेटेड कोर कहते हैं। ठीक है, तो एडी करंट लॉस कब होगा? एडी करंट लॉस कब होगा? जब आयरन की कोर मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगी? रोटेट। या फिर आयरन की कोर को कहां रखेंगे? शुरू में लिखे हैं देखो, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हिस्टेरेसिस लॉस के लिए जो कंडीशन है वही कंडीशन किसके लिए है? एडी करंट लॉस के लिए भी, कि आयरन की कोर को या तो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करोगे या फिर उसको अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तभी हिस्टेरेसिस लॉस होगा और तभी एडी करंट लॉस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे ये जो एडी करंट लॉस है इसको अपन शो करते हैं WE से। ठीक है, अब ये कितना होता है? तो ये होता है कांस्टेंट के, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, थिकनेस का स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल, इतने वॉट का ये लॉस होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो K है ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, दूसरा B तो पता है, नहीं लिखते। फ्लक्स डेंसिटी सबको पता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। F ये भी पता है सबको, फ्रीक्वेंसी। T क्या है? तो ये है थिकनेस ऑफ ईच लैमिनेटेड पीस, जो प्रत्येक लैमिनेटेड पीस है। ठीक है, जो प्रत्येक लैमिनेटेड क्या है? टुकड़ा है, उसकी क्या है? वो थिकनेस है। अब यहां पे अपन देखेंगे कि थिकनेस को किसमें लोगे? मीटर में। ठीक है, V क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल, है ना? वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल, वॉल्यूम किसमें लेते हो? मीटर क्यूब। तो इस पर ये डिपेंड यहां पे करता है। तो यदि हमको इसको कम करना है तो वॉल्यूम को आप नहीं कम कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को कम नहीं कर सकते हो, इसको भी कम नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो? दो काम कर सकते हो, या तो एक ऐसे मटेरियल का यूज करो जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है, तो हम यूज कर लेते हैं फेरिट कोर। ठीक है ना? तो यदि रेजिस्टिविटी हाई होगी तो एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, दूसरा, या फिर आप क्या करो? थिकनेस को कम कर लो, 0.6 की जगह 0.3 कर दो। 0.3 mm करोगे तो एडी करंट भी क्या हो जाएगा? कम। तो जितना जो लैमिनेटेड पीस है उसकी थिकनेस को घटाते जाओगे, एडी करंट लॉस क्या होते जाएगा? कम। लेकिन मशीन बनाने में भी डिफिकल्टी आएगी,
जितना पतला लेमिनेशन लोगे, है ना, उतना मशीन को बनाने में कोर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उसके हिसाब से वीक हो जाती है। तो बहुत ज्यादा पतला लेमिनेशन भी हम वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली अपन देखते हैं जनरेटर वगैरह में जो यूज करते हैं वो 0.5 mm, है ना, ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं 0.35 mm थिकनेस, ऐसा यूज किया जाता है वहां पर। रोटेटिंग मशीन में थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं और स्टेशनरी मशीन में थोड़ा लेमिनेशन को अपन कम रख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया ये। तो आपको याद रखना है कि एडी करंट लॉस मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर, थिकनेस ऑफ ईच पीस के स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल, और वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम का स्क्वायर नहीं, ठीक है।